वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर्स इन अ सेट विद गिवन सम। इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। एन की वैल्यू मेरे को 5 गिवन है, ए की वैल्यू मेरे को 1 गिवन है, बी की वैल्यू मेरे को 2 गिवन है और सी की वैल्यू मेरे को 5 गिवन है। मुझे सिर्फ ए, बी और सी की वैल्यू को जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज़ करके एक सेट बनाना होगा, जिस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम मेरा 5 के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया 1 1 1 1 और 1। इस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम मेरे पास में 5 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये सेट मेरे पास में करेक्ट सेट है। 1 1 1 और 2, इस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम भी मेरे पास में 5 के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये मेरे पास में एक वैलिड सेट है। यहाँ पर 1 2 2, इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स का सम मेरे पास में 5 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी मेरे पास में एक वैलिड सेट है। सिर्फ 5 के भी सारे एलिमेंट्स का सम, यानी कि 5 को कुछ भी नहीं प्लस कुछ भी नहीं, तो वो भी मेरे पास में 5 के इक्वल आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये 5 भी मेरे पास में एक वैलिड सेट है। और आखिरी में आप लोग ये देख पा रहे हो, मैंने लिया हुआ है 2 2 1 और 1। इस सेट के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो मेरे पास में 6 आ रहा है, और जो मेरे पास में 6 है वो n से बड़ा है, n यानी कि 5 से बड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरे पास में एक वैलिड सेट नहीं है। अब मेरे को उस सेट के मैक्सिमम एलिमेंट्स जिसमें भी होंगे, जैसे कि इस सेट में मेरे पास में 5 एलिमेंट्स है, इस सेट में मेरे पास में 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में मेरे पास में 3 एलिमेंट्स है, इस सेट में मेरे पास में ओनली 1 एलिमेंट है। अब मेरे को 1 3 4 और 5 का मैक्सिमम जो है उसको अपना आंसर बताना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 5 4 3 2 1 मैंने लिखा है, आंसर मेरे को यहाँ पर 5 मिल रहा है, जो कि इस वाले सेट से आया है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में हो गया 5। मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे मेरे पास में कोई भी वैलिड सेट नहीं बन पा रहा है। अगर मेरे पास में n की वैल्यू 5 गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास में 2 गिवन है, b की भी वैल्यू मेरे पास में 2 गिवन है और c की भी वैल्यू मेरे पास में 2 गिवन है, उस केस में मेरे पास में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, एक वैलिड सेट नहीं है जिस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम मेरे पास में 5 दे दे। अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, वो तो मेरे पास में एक इवन नंबर ही आएगा ना रिजल्ट, वो कभी 5 तो बन नहीं पाएगा। तो इस केस में मेरे को आउटपुट देना पड़ेगा -1, यानी कि देयर इज नो सच सेट which we can make using A, B and C which can give the sum 5। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने आप लोगों को एक अप्रोच बताई है, जिसमें मैं n की वैल्यू में से हर बार a की वैल्यू को, b की वैल्यू को और c की वैल्यू को रिड्यूस करता जा रहा हूँ। और हर बार ना मैं रिड्यूस करके जो मेरे पास में नई वैल्यू आ रही है उसको मैं अपने n की न्यू वैल्यू बना दे रहा हूँ, और अगली बार इस वाले फंक्शन को n की न्यू वैल्यू से रन कर दे रहा हूँ। इसी वजह से मेरे को हर बार 3 सेट मिल रहे हैं। आप देख पा रहे होगे कि मेरे को 5 को तोड़ करके 4 3 1 0 मिल रहा है, 4 को तोड़ के मेरे को 3 2 और नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, 3 को तोड़ करके मेरे पास में 2 1 और नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, 2 को तोड़ के मेरे पास में 1 0 नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, और 1 को तोड़ के मेरे पास में 0 नेगेटिव क्वांटिटी एंड नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। तो मैं इस क्वेश्चन में हर बार 3 फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। हर एक फंक्शन मेरे पास में 3 फंक्शंस को कॉल कर रहा है, और उन तीनों फंक्शंस में से पहला फंक्शन मेरे पास में n-a होगा, दूसरा फंक्शन n-b होगा और तीसरा फंक्शन n-c होगा। यानी पहले फंक्शन में से मैं -1 कर दूंगा, दूसरे फंक्शन में से मैं -5 कर दूंगा और तीसरे फंक्शन में से -2 कर दूंगा, और मेरे पास में जो भी रिजल्ट आने वाला है वही मेरे पास में न्यू n बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 4 और यहाँ पर तो n की वैल्यू मेरे पास में 5 गिवन है ही।
अब आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर n, यहाँ पे मेरे पास में फंक्शन n इज इक्वल्स टू 5, फंक्शन n इज इक्वल्स टू 4, फंक्शन n इज इक्वल्स टू 3, फंक्शन n इज इक्वल्स टू 2, फंक्शन n इज इक्वल्स टू 1 एंड फंक्शन n इज इक्वल्स टू 0। यहां पर मेरे को गिवन है n इज इक्वल्स टू 5। मैंने इस सेट में से सबसे पहले रिड्यूस किया 1 को, तो मेरे पास में बन रहा है n इज इक्वल्स टू 4। क्या ये मेरे पास में 0 है? 0 नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इसमें से एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। इस सेट में मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दे रहा हूँ और उसको मैं लिखता हूँ ग्रीन पेन से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब बताओ क्या मेरे को ये 0 के इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ये। तो मैं बोलता हूँ कि क्या ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये 0 से बड़ा है क्या, या फिर ये 0 से छोटा है? मैंने बोला नहीं भैया, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना मेरी, ये 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब अभी मैं कुछ और भी इसमें डालूं, कुछ और भी रिड्यूस कर सकता हूँ। उसको मैं लिखता हूँ पिंक पेन से। यहाँ पर मैंने डाल दिया जैसे 2, यहाँ पर कर दिया मैंने 2। तो अब जो मेरे पास में आंसर है वो मेरे पास में 0 की इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल हो चुकी है। पहली क्वांटिटी यानी कि n, और दूसरी क्वांटिटी यानी कि मेरे पूरे सेट्स का सम, पूरे सेट के एलिमेंट्स का सम 0 की इक्वल आ चुका है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब ये मेरे पास में एक वैलिड सेट बन चुका है। मैं एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आप लोगों को। इस एग्जांपल से आपको दो चीज़ें समझ में आई। जब मेरे पास में इन दोनों को रिड्यूस करके आंसर 0 की इक्वल आ रहा है, और जब मेरे पास में आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आने पर मैं बार बार चीज़ों को ऐड करते जा रहा हूँ, बार बार अपने सेट्स में एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहा हूँ। 0 आने पर मैं अपने सेट में एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास में सेट में जितने एलिमेंट्स थे उसी को ही रिटर्न कर दे रहा हूँ। और अगर मेरे पास में मान लो सेट के एलिमेंट्स का सम जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है n के उससे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 1, इधर पे भी लिख देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं लिख दूँ एक और 1, या फिर मैं लिख दूँ 2, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ 2। तो इस केस में जो मेरे पास में सारे एलिमेंट्स का सम है ना, सारे एलिमेंट्स का सम मेरे पास में मिला करके आएगा 2 + 1 4 एंड 4 + 2 6। तो 5 - 6, ये वाला जो नंबर है ना, ये मेरा n से बड़ा हो गया है, 0 से बड़ा हो गया है। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ये मेरे पास में एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब है कि अब मैं इसके अंदर कुछ भी नंबर ऐड कर लूँगा ना, कुछ भी नंबर ऐड कर देता मैं, तो मेरे को वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं दे पाता, सॉरी 0 नहीं दे पाता। अब मैं इसके अंदर जैसे कि 1 को ऐड कर दूं, जैसे कि मैं इसके अंदर 1 को ऐड कर दूं, तो क्या ये मेरे को अब 0 की इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल ये तब भी नहीं होगा। क्या मैं अगर इसके अंदर एक और 2 ऐड कर दूं, तो फिर ये 0 की इक्वल हो जाएगा? ये 0 की इक्वल उस केस में भी नहीं होने वाला है। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि अगर मेरे पास में एक बार नेगेटिव क्वांटिटी बनना स्टार्ट हो गई ना, तो उसमें कितना भी नंबर जोड़ दूँ, वो नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव ही रहने वाली है, वो पॉजिटिव नहीं होगी। इसलिए मेरे को नेगेटिव क्वांटिटी के आने पर रुक जाना है और बोल देना है ये पूरा सेट जो था वो मेरा इनवैलिड है, और आगे कुछ ये काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आकर के रुक जाओ। 0 के आने का मतलब ये था कि मेरे पास में ये सेट जो है वो मेरे पास में एक वैलिड सेट है, और इस सेट को अब आपको रिटर्न करने का टाइम आ चुका है। इसलिए आप लोग ये देख पा रहे हो कि मैंने 0 के बाद में और नेगेटिव क्वांटिटी के आने के बाद में इस सेट को सॉल्व नहीं किया हुआ है। अब ये जो आखिरी की जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं कहता हूँ लीव्स। इस पूरी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास में है एक ट्री, और मैं कहता हूँ ये वाला ट्री एक उल्टा पेड़ है, उल्टा पेड़ ऐसे, इसकी रूट्स है नीचे की तरफ।
और मैं बोलता हूँ कि ये सबसे आखिरी में पत्ते हैं मेरे पास में, जैसे एक पेड़ के सबसे ऊपर की तरफ में पत्ते होते हैं, तो उसी तरीके से इस मेरा जो ये उल्टा पेड़ है इसके नीचे की तरफ में पत्ते हैं, मैं इनको कहता हूँ लीव्स। तो ज़ीरो मेरे पास में लीव्स हो गए। और मेरा जो फंक्शन होता है ये पूरा ट्री का, ये इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मेरे पास में n इज इक्वल्स टू 5 होता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो और नीचे जाता है, फिर वो और नीचे जाता है, और फिर वो और नीचे जाता है। बेस केस के ट्रू होने के बाद में, बेस केस यानी कि जो मेरे पास में लीव्स आ रहे होते हैं, उन लीव्स को हैंडल करने के लिए जो केसेस का हम यूज़ करते हैं, जो लीव्स के वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग जिन केसेस का यूज़ करते हैं उनको ही बेस केस कहा जाता है। ठीक है भैया, उनको ही बेस केस कहा जाता है। तो ये फंक्शन फिर चलेगा उल्टा। उसके बाद में जो वन है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से मेरे को यहाँ पर मेरा एक बेस केस ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद में फंक्शन चलेगा वापस से उल्टा। और उसके बाद में मेरे पास में एक और मेरा बेस केस ट्रू हो जाएगा, यानी कि बेस केस ट्रू हो जाएगा, यानी कि मेरे को एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी, और फिर ये फंक्शन चलेगा उल्टा। ये फंक्शन उल्टा चलने के बाद में पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये वन का जो फंक्शन है, फंक्शन वन कंप्लीट हो जाएगा। और फंक्शन वन कंप्लीट होने के बाद में टू को बता देगा, यानी कि अपने पेरेंट कॉलर को बता देगा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ और अब आप ज़ीरो पे जाओ। ज़ीरो पर आने के बाद में ये वाला फंक्शन वापस फर्दर नहीं चलेगा, क्योंकि ज़ीरो मेरे पास में बेस केस है, ज़ीरो मेरे पास में एक लीफ है, और इसको यानी कि ज़ीरो को यानी कि लीफ को मेरी बेस कंडीशन ने पहले ही ट्रू कर दिया। तो ये यहाँ पर उल्टा चल जाएगा, फिर यहाँ पर ये नीचे आएगा, यहाँ पर उल्टा। जब मेरे पास में फंक्शन टू ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये वापस से जाएगा थ्री के पास में। अब ये जो थ्री है, फंक्शन थ्री, ये फंक्शन वन को बुलाएगा, और फंक्शन वन वापस से टूट जाएगा, और उसके बाद में मेरे पास में ज़ीरो, नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे। सबसे पहले मेरे पास में सॉल्व होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि मेरे पास में एक बेस केस है, तो ये फटाफट से रिटर्न हो जाएगा, और ये वन को बता देगा कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ। अब ये वाले नेगेटिव का नंबर आएगा, ये जब सॉल्व हो जाएगा फिर इस वाले नेगेटिव का नंबर आएगा, और जब ये वाला नेगेटिव भी सॉल्व हो जाएगा ना, तो मेरे पास में ये फंक्शन वन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये फंक्शन वन पूरा सॉल्व हो जाएगा, और ये बता देगा थ्री को कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ। फिर ये थ्री बोलेगा वेरी गुड, अब मैं इसके पास इसमें जाता हूँ। फिर ये नेगेटिव भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, और इसी तरीके से ये मेरे पास में पूरा ट्री काम करता है। वन बाय वन सारी चीज़ें सॉल्व होती जाती है मेरी। सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर इधर पे, फिर उसके बाद में यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर। उसके बाद में ये पूरा सॉल्व होकर के फिर वापस टू पे, फिर टू से ज़ीरो पे, ज़ीरो से वापस टू पे, फिर टू से नेगेटिव पे, नेगेटिव से वापस से टू पे। ये पूरा फंक्शन जब मैंने तीनों इसकी ब्रांचेस को सॉल्व कर लिया, तो ये टू से थ्री पर जाएगा, थ्री बुलाएगा फिर वन को, वन ज़ीरो को, ज़ीरो सॉल्व होकर के बताएगा वन को कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ, फिर वन बुलाएगा नेगेटिव को, नेगेटिव बताएगा मैं सॉल्व हो चुका हूँ, वन बुलाएगा नेगेटिव को, नेगेटिव बताएगा मैं सॉल्व हो चुका हूँ। जब तीनों चीज़ें मेरे पास में सॉल्व हो चुकी होंगी, तो मैं बोलूँगा कि वन मेरे पास में सॉल्व हो गया, फंक्शन वन सॉल्व हो गया। फंक्शन वन अपने थ्री को बता देगा, यानी कि अपने पेरेंट कॉलर को बता देगा कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ। तो थ्री बोलेगा कि ठीक है, अब मैं नेगेटिव को बुलाता हूँ, और ये नेगेटिव अब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव तो मेरा बेस केस है ना, नेगेटिव तो मेरे पास में बेस केस है, तो फिर ये पहले ही निपट जाएगा, यानी पहले ही इसको कुछ वैल्यू जो भी हम लोगों ने लिखी होगी वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैंने तीनों चीज़ों को सॉल्व कर दिया, तो फिर ये थ्री भी अपने पेरेंट को यानी कि फोर को बता देगा कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ, और अब ये फोर टू को सॉल्व कर टू को अपना कंट्रोल दे देगा। टू के पास में कंट्रोल आने का मतलब है कि अब फंक्शन फोर जो था मेरे पास में, वो अब कुछ देर के लिए होल्ड पर है, और फंक्शन टू जो है अब वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलो हम लोग फंक्शन टू को एग्जीक्यूट करवा दें।
फंक्शन 2 बुला रहा है फंक्शन 1 को, फंक्शन 1 बुला रहा है फंक्शन 0 को, और फंक्शन 0 क्योंकि बेस केस है ये यहाँ पर ही रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यू। अब इस वैल्यू को ये 1 को बता देगा। 1 ये वाली वैल्यू मिलने के बाद में खुश हो जाएगा और ये जाएगा दूसरे बंदे के पास में, यानी नेगेटिव। नेगेटिव भी क्योंकि मेरे पास में एक बेस केस है, यहाँ से भी कुछ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और वो 1 को बता देगा वो वैल्यू। 1 अब जाएगा दूसरे वाले नेगेटिव के पास में, दूसरा वाला नेगेटिव भी उसको बता देगा एक वैल्यू, और फिर ये वाला फंक्शन तीनों चीज़ों को सॉल्व करने के बाद में खुद भी सॉल्व हो जाएगा, और फिर ये सॉल्व होने के बाद में अपने पेरेंट को बता देगा कि मैं सॉल्व हो चुका हूँ। सिमिलरली यहाँ पर जब आप इधर पे आओगे 1 पर, तो 1 पर आने के बाद में आपका ये टूटेगा 0 पे। 0 इज चाइल्ड ऑफ 1, दिस नेगेटिव इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ 1, दिस नेगेटिव इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ 1, बट दिस 1 is father of 0, negative and negative, and also this one is child of 3, this one has siblings 2 and negative। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो बार बार ये वाला फंक्शन इस तरीके से चलेगा, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर ये वापस से उल्टा आएगा, वापस से उल्टा आएगा, फिर ये इसके पास में जाएगा, और ये नेगेटिव क्योंकि बेस केस है ये फटाफट से एक वैल्यू को रिटर्न कर देगा और नीचे सॉल्व नहीं होगा, और फिर ये मेरे पास में 3 भी सॉल्व हो जाएगा, और 3 के सॉल्व होने के बाद में मेरे पास में मैं कहूँगा इस 0 के सॉल्व होने के बाद में कि मेरे पास में जो फंक्शन 5 है ये पूरा सॉल्व हो चुका है, और इस फंक्शन 5 की जो वैल्यू आएगी उसी को मैं कहूँगा इस पूरे ट्री का आंसर है। मैंने इसका कोड नीचे लिखा हुआ है, अब मैं आप लोगों को इसका, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कोड। मेरे को जब भी नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तब रुक जाना है, तो इसलिए मैंने जब मेरी n की वैल्यू नेगेटिव है तब मैं रुक गया। मेरे पास में जब मेरी n की वैल्यू पॉजिटिव है उस वाले केस में मैं 0 रिटर्न कर दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं हर बार 0 आने पर ये इंश्योर करता हूँ कि मैं ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स गिन लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 5 गिन लिया, यहाँ से मेरे को जैसे ही 0 रिटर्न हुआ मैंने यहाँ से 5 गिन लिया, 5 को अपने सेट में डाल दिया, 5 को अपनी झोली में डाल दिया, और अपनी झोली में डाल करके मैंने रिज़ल्ट को +1 कर दिया। इस यहाँ पर मैंने अपना रिज़ल्ट को 0 करके रखा था, रिज़ल्ट को 0 करके रखा था, यहाँ पर ये अपने रिज़ल्ट को इधर पे 0 करके रखा था, और मैंने 5 को डालने के बाद में अपने रिज़ल्ट को +1 कर दिया, यानी कि 1 की इक्वल कर दिया, और ये वाला फंक्शन तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो मैंने इसी 1 को ही रिटर्न कर दिया, यानी कि फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू मेरी 1 की इक्वल हो गई। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में जैसे आप देखो ये एक 0 यहाँ पर है, यानी कि ये वाला -1, ये वाला 2, ये वाला 2, इस 1, 2 और 2 को मिला करके मेरे पास में एक वैलिड सेट बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 1 को मिला करके, इस वाले 2 को मिला करके, और यहाँ वाले 2 को मिला करके मेरे को एक सेट मिलेगा, और वो सेट मेरे पास में वैलिड सेट होने वाला है। उस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम मेरे को 5 मिलेगा। अब मैं इनका काउंट जो है उसको कंप्यूट करने के लिए मैं रिज़ल्ट को स्टार्टिंग में 0 करके रख रहा हूँ, और उसके बाद में हर बार रिज़ल्ट को +1 करते जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एक फंक्शन मेरा लिखा हुआ है, फंक्शन n = 5, और इसी वाले फंक्शन ने बुलाया था फंक्शन n = 3 को। फंक्शन n = 3 ने बुलाया था फंक्शन n = 1 को। फंक्शन n = 1 ने बुलाया था फंक्शन n = 0 को।
और फंक्शन n इज इक्वल्स टू को रिटर्न हुआ था एक नंबर, एक क्वांटिटी। वो क्वांटिटी मेरी क्या होनी चाहिए थी? वो क्वांटिटी मेरी ज़ीरो होनी चाहिए थी। क्योंकि क्योंकि अगर ये वाली क्वांटिटी मेरे पास ज़ीरो हो जा रही है तो फिर मैं बोलूँगा फंक्शन ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास में ज़ीरो। फिर मैं कहूँगा कि फंक्शन वन की वैल्यू मेरे पास में बढ़ करके हो जाएगी वन। यहाँ पर मैं रिजल्ट को इंक्रीज करके दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास में अगर ज़ीरो आ गया, अगर अगर ओनली व्हेन आई गेट ज़ीरो, नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी, नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी, ओनली व्हेन आई गेट अ ज़ीरो means the all the elements in the sum have the sum equals to 5 equals to n and it's a valid set. In only that case I will return the sum, only get the sum 0, and in only that case I will increase the sum by 1 so that I will get all the elements, all the number of elements with the set have. Okay, तो यहाँ पर मेरे पास में सम हो गया ज़ीरो। यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको वन को इंक्रीज करके दिया हुआ है, वन को इंक्रीज करके दिया हुआ है, तो ये मेरे पास में हो गया वन। यहाँ पर भी मैंने वन को इंक्रीज करके इसको दिया, तो इस वाले फंक्शन का मेरे पास में आंसर हो गया टू। और यहाँ पर इधर पर मेरे पास में इस फंक्शन का आंसर हो गया थ्री। ठीक है, इसने टू को प्लस वन करके इसको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। और ये फंक्शन थ्री जो है मेरे पास में, वो अगर मैं बाकियों को ना देखूँ, फंक्शन ऐसा नहीं है कि फंक्शन फाइव की वैल्यू मेरे पास में थ्री आ रही है। फंक्शन फाइव की वैल्यू मेरे पास में थ्री नहीं आ रही, मैंने जो ब्रांच कंसिडर करी है इस ब्रांच की वजह से मेरे पास में फंक्शन फाइव की वैल्यू थ्री की इक्वल आ जाएगी। तो मेरे पास में ये थ्री मेरे पास में आंसर हो जाता। मतलब है कि इस सेट में, इस वैलिड सेट में मेरे पास में थ्री एलिमेंट्स है टोटल। एक और मैं सेट का एक और सेट हम लोग लेते हैं। दूसरा सेट है मेरे पास में फंक्शन फोर, फंक्शन फाइव, फंक्शन थ्री, फंक्शन टू, फंक्शन लेट से वन ले लेते हैं, और फंक्शन ज़ीरो। इस केस में पिंक पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में फंक्शन ज़ीरो का वैल्यू रिटर्न हो जा रही है ज़ीरो। मैं इंटेंशनली वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ ज़ीरो, और मैं हर बार इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैल्यू बाय वन ओनली व्हेन आई गेट द बेस केस एज फाइनल आंसर ऑफ द लीफ एज ज़ीरो। जब मेरे पास में फंक्शन ऑफ लीफ जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, उसी वाले केस में ही मैं प्लस वन कर रहा हूँ। मैं इतना इन्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं, अगर आप लोग एक नेगेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं और उसके बाद में भी आप लोग यहाँ पे मान लो इसका रिजल्ट हो गया माइनस वन, इस फंक्शन नेगेटिव का आंसर मेरे पास में माइनस वन आ रहा है, तो अब माइनस वन में अगर आप वन को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वन। फंक्शन टू की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन। फिर फंक्शन फोर की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन प्लस वन टू, और फंक्शन फोर ये टू को रिटर्न कर देगा फाइव को, और फंक्शन फाइव की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी टू प्लस वन यानी कि थ्री, और आपको फंक्शन थ्री की वैल्यू इस तरीके से थ्री मिल जाएगी, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि फाइव को, टू को और वन को अगर मैं एक सेट में रख लूँ तो मेरे पास में कहीं से भी जो सम है वो फाइव की इक्वल नहीं आ रहा है। वन, फाइव और टू, इन तीनों का सम मिला करके मेरे पास में फाइव की इक्वल नहीं आ रहा, फाइव से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मेरे पास में वैलिड सेट ही नहीं था। पर आपने तो रिजल्ट कर दिया भाई मेरे को कि इसका रिजल्ट मेरे पास में आ गया टू या फिर जितना भी आया था। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा इन्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन में बेस केस में गलती बिल्कुल भी मत करना। बेस केस बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना, और कंप्यूट करने के बाद में आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप लोग उसको प्लस वन करके कब भेज रहे हो।
आप लोग जब रॉन्ग होगा तब +1 करके भेजोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हर स्टेप में इंक्रीज़ होती जा रही है वैल्यू, हर स्टेप में इंक्रीज़ होती जा रही है वैल्यू। आपने तो अपनी तरफ से -1 ही भेजी थी, पर यहाँ से वो इंक्रीज़ होकर के 0 हो गई, 0 से फिर 1 हो गई, 1 से 2 हो गई। तो फिर आपके पास में लास्ट में एक वैलिड आंसर आपको मिल जाएगा, लास्ट में आपको एक वैलिड आंसर मिल जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये गिनने मत लग जाना कि ये 3 कहाँ से बन रहा है। मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव वैल्यू अगर आप लोग ले भी रहे हो और आप लोग इसमें +1 कर दे रहे हो तो फिर ये 0 बन जाएगा, जो कि एक वैलिड क्वांटिटी है। 0 फिर 1 बन जाएगा, जो कि एक वैलिड क्वांटिटी है। 1 फिर 2 बन जाएगा, 2 फिर 3 बन जाएगा, और आपको आंसर मिल जाएगा 3, जो कि वैलिड उसके पेयर का सम है ही नहीं। आपको ये गलती नहीं करनी। मैंने इसलिए 0 लिया हुआ है, और सिर्फ फंक्शन ऑफ 0 को मैं कंप्यूट करके बता दे रहा हूँ 0। फंक्शन ऑफ 1 को मैं आंसर दे दे रहा हूँ 0 + 1, जो कि है मेरे पास में 2, जो कि मेरे पास में 1। फंक्शन ऑफ 3 को मैं आंसर दे दे रहा हूँ 1 + 1, जो कि होता है 2। फंक्शन ऑफ 4 को मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 2 + 1, जो कि होता है 3। और फंक्शन ऑफ 5 का मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 3 + 1, जो कि मेरे पास में होता है 4। तो इस पूरे सेट में, इस पूरे वैलिड सेट में, क्योंकि मेरे पास में बेस केस 0, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये सेट मेरे पास में वैलिड सेट था। इस वैलिड सेट में मेरे पास में नंबर्स हैं 0 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, यहाँ पर हाँ एक और 1 लिख दिया, यहाँ पर एक और 1 लिख दिया। देखो तो गिन के 1 + 2 3, 3 + 1 4, और 4 + 1 5। ओके सही है। ये मेरे पास में एक वैलिड सेट बन रहा है, और इस वैलिड सेट में टोटल एलिमेंट्स थे मेरे पास में 4। ठीक है, पर हमको क्या चाहिए था? हमको तो आंसर 5 चाहिए था, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए था। तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ पर ये 3 है ना, यहाँ पर मेरे को जहाँ पर 3 मिल रहा है ना, यहाँ पर जहाँ पर मेरे को 2 मिल रहा है, यहाँ पर जहाँ पर मेरे को 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरी साइड से आता हूँ। पहले मैं ऐसे करके गया था, इस बार मैं इस रास्ते से नहीं, इस बार मैं इस लंबे वाले रास्ते से जाता हूँ। ठीक है, इस लंबे वाले रास्ते से। तो इस लंबे वाले रास्ते से जाने पर मेरे को क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं एक बार देख लूँ तो। फंक्शन ऑफ 0 मिल रहा है, फंक्शन ऑफ 0 को मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 0 बेस केस में। फंक्शन ऑफ 1 मिल रहा है मेरे को, फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 को मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 0 + 1, 0 + 1 यानी कि 2, यानी कि 1। फंक्शन ऑफ 2 को मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 1 + 1 यानी कि 2। फंक्शन ऑफ 3 को इस बार मेरे को इस बार फंक्शन ऑफ 3 को क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 नहीं मिलेगी इस बार इसका वैल्यू मिल जाएगी 2 + 1 यानी कि 3। फंक्शन ऑफ 4 को इस बार क्या वैल्यू मिलेगी? 3 + 1 यानी कि 4। और फंक्शन ऑफ 5 को क्या वैल्यू मिलेगी इस बार? 4 + 1 यानी कि 5। तो इस सेट में मेरे पास में एलिमेंट्स है 1, मेरे पास में एलिमेंट है 2, मेरे पास में एलिमेंट है एक और 1। ये 2 क्यों लिख दिया? हैंड राइटिंग गंदी है थोड़ी, मेरे को खुद ही कन्फ्यूज़न हो गई। यहाँ पर एक और 1, यहाँ पर एक और 1, यहाँ पर एक और 1, एक और 1। तो मेरे पास में टोटल हो गए 5 1s, 5 1s। तो 5 1s का जो काउंट है मेरे पास में आ जा रहा है 5। 5 1s का जो काउंट है मेरे पास में आ जा रहा है 5, और 5 ही मेरे पास में सही आंसर है। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, इन सारे का मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3 की बात करूँ, यहाँ पर मैं अगर 3 की बात करूँ, तो 3 की मेरे को एक वैल्यू मिल रही थी 2, 3 की एक और वैल्यू मेरे को मिल रही थी 3। तो फिर मैं
पहले से एक फंक्शन बना के रखता कि मेरे को 2 या फिर 3 जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी लार्जर वैल्यू होगी, आप फंक्शन 3 को वही वैल्यू ही असाइन कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि फंक्शन 3 की अगर मैं इस वाले ब्रांच से सॉल्व करूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है 3, 2 मिल रहा है। और इस वाले ब्रांच से सॉल्व करूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है 3। इस वाले ब्रांच से सॉल्व करूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है -1। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा लंबी ब्रांच लेनी है, यानी सबसे बड़ा नंबर मेरे को लेना है, यानी कि 3 को मेरे को कंसीडर करना है। मेरे को क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ 3, 2 और -1। 3, 2 और -1 का मैक्सिमम मेरे पास में 3 आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू मेरे को 3 मिल जानी चाहिए। फंक्शन ऑफ 3 उसी तरीके से मैं आगे आगे भेजता जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि मैं हर बार ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि वो फंक्शन 3, जैसे फंक्शन 3 जितनी भी चीज़ों को बुला रहा है, यानी कि 2, 1, 0, -1, तो इसमें से मेरे को जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होकर के आ रही है, उसी वाली मैक्सिमम वैल्यू को ही 3 की वैल्यू बनानी है। और यही रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से मैंने ये वाला कोड लिखा है। ये वाला कोड मैंने क्यों लिखा है कि अगर मेरे पास में मान लो जैसे कि फंक्शन है 3 का, तो यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 2 यानी कि 1, और 3 - 5 यानी कि एक नेगेटिव नंबर मेरे को देगा -1, तुरंत दे देगा -1। तो ये इक्वल हो जाएगा -1 के। ये जो 1 होगा, इससे मेरे को रिजल्ट की वैल्यू मिलेगी 2, और इस 2 की वजह से मेरे को रिजल्ट की वैल्यू मिल जाएगी 3, -1, 1 और 2। और बाद में लास्ट में हमारे ये वाली कंडीशन की वजह से जो रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, और फिर मैक्सिमम ऑफ 2, 1 और -1 जो कि 2 बनता है, वो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगी। तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास में 3 आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास में 3 आ जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये है मेरे पास में बेस केसेस जो कि बनाए जाते हैं लीफ को हैंडल करने के लिए। और ये है मेरे पास में प्रोग्राम जो कि चलता है जब मेरे पास में प्रोग्राम n की वैल्यू बेस केस में हमारी जो n की वैल्यू होती है उसकी इक्वल नहीं होती है। जब मेरे पास में n की वैल्यू 0 हो रही थी तब मैंने रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अगर यहाँ पर 0 रिटर्न करूँ और हर स्टेप में मैं 1 को रिटर्न करते जाऊँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने टोटल कितने स्टेप्स करे हैं, और मैं उन्हीं स्टेप्स को ही रिटर्न कर दूंगा। उससे मेरे पास में टोटल एलिमेंट उस सेट में कितने रहने वाले हैं वो पता लग जाएगा। और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि ओनली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट व्हेन द रिजल्ट itself is not is equals to -1. It means that if you get a negative quantity from here, if you get a negative quantity from here, if you get a negative quantity from here, so the result itself will be -1. And if the result is -1, means none of the ways is actually a possible way, is actually make any possible or a valid set. So whole set is actually wrong. So you don't need to count the number of elements when the set is wrong. Why are you counting the number of elements in the set when the set itself is a wrong set? Only count the number of elements when you have a right set, right?
तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यानी कि -1 रिटर्न किया है, ताकि मैं ये बता पाऊँ कि फंक्शन, जैसे कि मान लो जैसे कि मेरे पास में फंक्शन है यहाँ पर 0। हाँ बिल्कुल, फंक्शन 0 है मेरे पास में। अब इस फंक्शन 0 में मैं ये बेस केस नहीं लिखता, ये बेस केस में नहीं लिखता। तो उस केस में क्या होता, वो 0 -1 यानी कि -1 कर देता, 0 -2 यानी कि -2 कर देता, 0 -5 यानी कि -5 कर देता, और इन तीनों का आंसर मेरे पास में आ जाता -1। इन तीनों का आंसर आ जाता मेरे पास में -1। ये वाला फंक्शन भी -1, ये भी -1, ये भी -1। मैक्सिमम इज -1। और -1 जब मेरे पास में आ जाता तो मैं कहता कि ये मेरे पास में रिजल्ट जो है, मेरा जो ये रिजल्ट है, इसकी वैल्यू हो चुकी है -1। इसका मतलब है कि कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं है, देर इज़ नो पॉसिबल वे टू मेक समथिंग ज़ीरो यूजिंग 1, 2 एंड 5। तो मैं, मेरा आंसर हो जाता -1 यहाँ पर, ये रिटर्न हो जाता -1 कि ज़ीरो आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन पर अगर मैं ये वाला स्टेप ना लिखता, ये वाली कंडीशन ना लिखता, और मैं सीधा ही यहाँ पर रिजल्ट +1 को आगे भेज देता, तो उससे क्या होता है, ये बन जाता 0। और क्या पता इस 0 का कॉलर होता मेरे पास में फंक्शन 1, जो कि बुला रहा होता फंक्शन 0 को। तो फिर 0 तो बाद में वापस से ऐसे ही चलता, और फिर 1 की वैल्यू इंक्रीज करके दे देता है इसको। तो फंक्शन 0 की वैल्यू हो गई थी मेरे पास में 0, यहाँ पर हो जाता +1, तो मेरे को मिल जाता 2, 1। यहाँ पर मेरे पास में आंसर हो जाता 1, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आई आई होप आप लोग ये वाला कोड पूरा समझ गए होंगे, ये वाला कोड किस तरीके से काम कर रहे हैं, बेस कंडीशंस, ताकि आप लीव्स को हैंडल कर पाओ। और अगर आपका लीफ नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद में आप लोग रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट करो, क्योंकि आपको हर ब्रांच से, फॉर एवरी ब्रांच यू मे गेट अ डिफरेंट रिजल्ट, यू मे गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। आपको यहाँ से कुछ अलग आंसर मिल सकता है, यहाँ से कुछ अलग मिल सकता है, यहाँ से कुछ अलग मिल सकता है, ठीक है। बट वी ओनली वॉन्ट द हाइएस्ट अमंग द थ्री, इसलिए मैंने मैक्सिमम का यूज़ किया है। और क्योंकि आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ओनली व्हेन द सेट इज नॉट इज इक्वल्स टू -1, और आई शुड से when the set is a valid set, only in that case I will return result +1 to count the number of elements, to count the number of elements in the set. So this is the basic structure of this program. You can try this by your own. If you get any doubt, so you can comment in the comment section. I will again make a detailed video. So thanks for watching guys. Take care. Bye bye.